हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीएससी पेपर की टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। ये हमारा 5th टेस्ट है और इस टेस्ट 5th का सेकेंड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि कुछ पवनें यानी कि विंड्स दी हुई हैं, लोकल विंड्स जो अलग अलग रीजन में बहती हैं, और ये हमें बताना है कि ये जो ऊपर की जितनी भी विंड्स हैं, इसमें से कौन सी मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो पहला नाम है सिरोको, दूसरा मिस्ट्रल, तीसरा फॉन, चौथा चिनूक। देखिए, ये जो सिरोको है, ये एक विंड है जो कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो डेजर्टेड रीजन है, डेजर्टेड यानी कि अगर आप नॉर्थ में देखेंगे जो यूरोपियन रीजन है वो बहुत ही ठंडा है, वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। तो उस जगह पे यानी जो सिरोको विंड है ये फ्लो होती है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी आप जानते होंगे, जो कि हमारा अटलांटिक सी, यदि हम देखें ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ऊपर यूरोप है, तो उसके बीच में आता है ये मेडिटेरेनियन सी। इस साइड पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है, तो आपको याद होगा। तो ये जो ऊपर वाले रीजन है, यहाँ पे सिरोको विंड जो है बहती है। तो ये हमें पता चल गया, ये मेडिटेरेनियन ओशन की ही है, मेडिटेरेनियन सी की विंड है। पर ये दूसरी विंड देखें जो कि बात कर रहा है मिस्ट्रल की, तो ये मिस्ट्रल विंड ये भी एक कोल्ड विंड है जो कि नॉर्थ से आती है। कहाँ से? रहाइन वैली, फ्रांस की जो है, फ्रांस की रहाइन वैली है, वहां से ये कोल्ड विंड आती है मिस्ट्रल, ठीक है, और ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ बहती है, तो ये भी मेडिटेरेनियन सी की होगी। वहीं अगर फॉन और चिनूक को देखा जाए, चिनूक जो है वो हैविली इन्फ्लुएंस्ड होती है किससे? ये जो स्विट्जरलैंड का जो एरिया है, रॉकी माउंटेन के अराउंड स्विट्जरलैंड यहाँ पे है, लेकिन वो मेडिटेरेनियन सी की साइड नहीं आती है, ठीक है, ये ऊपर के साइड ही रहती हैं। ये वाली विंड मेडिटेरेनियन सी में नहीं आती है, तो ये मेडिटेरेनियन क्षेत्र की विंड नहीं कहलाएंगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाए, ये फॉन चिनूक मैंने बताया आपको, ये मेनली टेम्परेट कॉन्टिनेंट की हैं। टेम्परेट आप जानते हैं, ट्रॉपिकल हो गया रीजन जो 23.5 डिग्री के अराउंड रहता है लेटीट्यूड पे, उसके ऊपर जो है वो टेम्परेट रीजन आ जाता है। तो ये टेम्परेट ओशन की हैं, ठीक है, ना कि ट्रॉपिकल विंड्स है। तो पहला दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेटमेंट 1 में है, ए में, तो इसका आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि भारत के अवसादी बेसिन यानी कि सेडिमेंट्री बेसिन से रिलेटेड है। कुछ स्टेटमेंट है, जो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि भारत में अवसादी बेसिन केवल अपतटीय क्षेत्रों के समानांतर स्थित है, मतलब कि ऑफ शोर एरियाज, ठीक है। तो जितना भी हमारा सेडिमेंट्री बेसिन है, ये लोकेटेड है ऑफ शोर एरियाज के अलावा, ठीक है। तो एक चीज पहले हमको इसमें ध्यान देनी है, इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। कभी भी कोई क्वेश्चन यदि आप यूपीएससी पेपर या किसी भी पेपर में दे रहे हैं, तो पहले ही चीज हम लोग को मार्क कर लेनी चाहिए, उसने पूछा क्या है, सही पूछा है कि सही नहीं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर मान के चलते हैं कि सही ही पूछा हो। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि वो सही नहीं पूछता है, गलत पूछ रहा होता है, तो ये चीज हमें पहले मार्क करनी है। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि केवल ऑफशोर एरिया पे ही के जो समानांतर है ये बहती है। फिर दूसरा बोल रहा है अवसादी बेसिन तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अब जानते हैं कि जो जितना भी हमारा सेडिमेंट्री रीजन होता है, ठीक है, वो वहीं पर, जैसे कि आप फेमस गोदावरी कृष्णा बेसिन देख लें, ठीक है, गुजरात के साइड देख लें, ठीक है, जो गुजरात में कच्छ वाले रीजन पे ये पूरा वो फेमस है, पेट्रोलियम और जो हाइड्रोकार्बन के रिजर्व हैं वहीं पे पाए जाते हैं, तो ये भी एक सेडिमेंट्री बेसिन है। तो मेनली जो इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी प्राकृतिक गैस या फिर तेल ये सब चीजें जो प्राप्त होती हैं,
ठीक है, ऑयल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, ये ज़्यादातर सेडिमेंट्री बेसिन में होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। वही पहला बोल रहा है भारत के अवसादी बेसिन केवल ऑफ शोर क्षेत्र में है। ऑफ शोर क्षेत्र यानी कि जो तट है उससे उसके अंदर बाहर के साइड है, ठीक है, यानी कि पानी के अंदर है। तो ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ आप जानते हैं असम का डिगबोई है और भी जो कच्छ वाला रीजन है, यहाँ पे तेल की मात्रा जो सेडिमेंट्री बेसिन है यहाँ पे भी प्राप्त होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि भारत के गुरुत्वाकर्षण, भारत नहीं, गुरुत्वाकर्षण भारत में चाहे बाकी देश सब में बराबर लग रहा है, तो ये हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा है। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, कौन सा सही है? यह पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण से प्रभावित होता है। ठीक है, फिर दूसरा बोला है भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव के पास इसका मान अधिक होता है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट बोला है कि किस पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान, ये जो जी होता है ये किसी भी, इवन पृथ्वी नहीं, यदि हम अपना मून देख लें, जो चंद्रमा है उसका जो हम लोग जानते हैं कि करीब 1/6 है। साथ ही साथ उसका जो द्रव्यमान है वो भी पृथ्वी के 1/6 के बराबर है। ये ग्रेविटी की बात हो रही थी और ये मास की बात हो रही है। तो हमारा जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, किसी भी प्लैनेट का गुरुत्वाकर्षण, वो उसके द्रव्यमान पे पूरी तरह से निर्भर करता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये आप जानते होंगे। फिर वही दूसरा बोल रहा है कि जो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव के पास इसका मान ज्यादा होता है। क्यों होता है? आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल गोल नहीं है, वो थोड़ी सी फ्लैट है ऊपर की साइड, और फ्लैट है तो यहाँ की जो इसकी जो रेडियस है, ये अगर हम इक्वेटर से नापेंगे तो थोड़ी सी कम है। ठीक है, ये वाली, तो ये एक कारण है जिसकी वजह से जो जी की वैल्यू है चेंज होती है ध्रुवों के पास। तो दूसरा भी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ स्टेटमेंट है, सही हमें पता करना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हिमालय के उत्थान से पूर्व विकसित और पर्वतों को काट कर गॉर्ज का निर्माण करते हुए दक्षिणवर्ती अपने मार्ग का निर्माण करने वाली नदियों को अध्यारोपित नदियां कहते हैं। यानी कि ऐसी रिवर जो कि जब हिमालय, आप जानते हैं, शुरू में नहीं था, जब हमारा ये जो कॉन्टिनेंट बनना स्टार्ट हुआ है, ये यूरेशियन प्लेट से इंडिया आया है नीचे से, ऑस्ट्रेलिया से कट के, तो जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है, यूरेशियन प्लेट का इंडियन प्लेट से। ठीक है, तो ये चीज हम जानते हैं। तो कुछ कुछ रिवर्स जो कि हिमालय को ऊपर जब ये उठा है उससे पहले से जो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, तो उनको ये बोल रहे हैं कि ये सुपर इम्पोज्ड रिवर या फिर अध्यारोपित कहते हैं। नहीं, ये अध्यारोपित का जो है ये बात नहीं कर रहा है, ये एंटीसीडेंट यानी कि इनकंसिक्वेंट रिवर की बात हो रही है। तो ये जो रिवर होती हैं इनको पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली रिवर कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है ये। तो ये इसका ये अध्यारोपित नहीं है, तो इसका जो ये पहला वाला स्टेटमेंट है ये देखते हैं हमें रॉन्ग हो गया। फिर वही दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को अनुवर्ती नदियां कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉन्सिक्वेंट रिवर, कॉन्सिक्वेंट रिवर ये होती हैं जो कि कहीं पे मान लीजिए स्लोप है, उस हिसाब से उसी डायरेक्शन में वो स्लोप के ना, स्लोप को काट के या कुछ ऐसा अपना नहीं बना रही है, नॉर्मली वो फ्लो कर रही हैं स्लोप के अकॉर्डिंग, तो उन रिवर्स को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कुछ विशेषताएं बताई हैं इस स्टेटमेंट में, हमें बताना है इसमें से किसकी बात हो रही है ऑप्शन में। तो हिमालय के गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, धोतिया जैसी कुछ जनजातियां प्रत्येक ऋतु में ग्रीष्म काल के मैदानों से पहाड़ों की ओर और शीतकाल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मैदानों की ओर प्रवाह करती हैं। तो इसमें से किस प्रथा का वर्णन किया जा रहा है? ठीक है, तो देखिए, ये जो है
आपको समझ में आ रहा होगा कि ऋतु प्रवास यानी कि जो सीज़नल माइग्रेशन होता है, जो सीज़न के अकॉर्डिंग होता है, उसे कहते हैं ऋतु प्रवास या फिर इसको ट्रांसमेनेज़ भी कहते हैं। इसका जो नाम देखेंगे ये है ट्रांसमेनेज़। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे आप यदि जो पर्वत वाला रीजन है, पहाड़ों वाला रीजन है, वो आप जानते हैं, वो ठंड में काफ़ी ठंडा हो जाता है विंटर के टाइम पे। तो वहाँ पे जो ह्यूमन हैबिटेट जो लोग ट्राइब्स रहती हैं, उनके लिए रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो वो वहाँ से आके जो नीचे का प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे आके माइग्रेट हो जाते हैं। ये बात हो रही है विंटर की। फिर वही जब विंटर खत्म हो जाती है, समर आ जाती है, समर आ गई तो यहाँ पे तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। नॉर्मल जो है टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो फिर वो वापस अपने ही जहाँ पे रहते थे वहाँ पे चले जाएँगे। तो ये हिमालय की कुछ ट्राइब्स हैं जिनके बीच में काफ़ी फ़ेमस है, जैसे कि गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, भूतिया, ये सब ट्राइब हो गई, कुछ जनजातियाँ ये जो करती हैं। तो इसको कहते हैं ट्रांसमिनेज यानी कि सीज़नल माइग्रेशन, ऋतु प्रवास। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी तो आप झूमिंग जानते ही हैं कि आप किसी भी रीजन को, किसी फॉरेस्ट को जला के वहाँ पे एग्रीकल्चर करना, कुछ ट्राइब्स में, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स में ये फ़ेमस है, तो उसे कहते हैं झूमिंग। और ये संग्रह और पशु चारणता, ये तो आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा इसका आंसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चलिए, जो कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय जलवायु पर हिमालय पर्वत के प्रभाव हैं? ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो हमें इसमें से बताने हैं कौन-कौन से जो है प्रभाव हिमालय की वजह से पड़ते हैं हमारे इंडियन क्लाइमेट पे। तो पहला बोल रहा है, यह ठंडी उत्तरी पवनों में से उपमहाद्वीप की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, यह मानसूनी पवनों को अवरोध करके उन्हें उपमहाद्वीप में वर्षा करने हेतु बाध्य करता है। तीसरा, यह विभिन्न वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है जो मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती हैं। देखिए, पहला बोल रहा है कि हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसको जो है बचाता है कोल्ड नॉर्थ विंड से। आप जानते हैं जो ऊपर में हमारे नॉर्थ में रशिया आता है, ठीक है? वहाँ पे साइबेरियन रीजन है, जो बहुत ही ठंडा है। वहाँ से जो विंड्स आती हैं, ठीक है? तो वो विंड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक अगर पहुँच गई तो इंडिया जो है उसकी बहुत ही ठंडा हो जाता, यदि वहाँ पे हिमालय नहीं प्रेज़ेंट। बट हिमालय जो है प्रेज़ेंट है, तो ये जो विंड्स आती हैं साइबेरिया से, साइबेरियन विंड, तो ये कोल्ड विंड को रोक लेता है, ठीक है? और एक चीज़ और, अब यहाँ से जो विंड जाएँगी, यहाँ से कैसी विंड जाएँगी, हम ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं तो यहाँ पे जो है सन की रेज़ ज़्यादा आती हैं, तो ज़्यादा गर्मी है। तो जब यहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ पे ओशन भी है, तो यहाँ से जो बादल होते हैं उन वो हवा के साथ, जो कि साउथ वेस्ट जो हमारी विंड्स हैं उनके साथ जाते हैं। तो हिमालय का ये भी काम है कि इनको उस साइड जाने से, कि चलो ठीक है, देखो कितना पार्शियलिटी कर रहा है हिमालय, कि ठीक है तुम ये जो पानी वाली चीज़ है ना, ये सब तुमको मत दो। इनको चाइना को नहीं देना है, इंडिया में ही रह जाना है। देख रहा है? इंडिया को हमारी ज्योग्राफी भी फ़ेवर कर रही है, ठीक? तो ये बात हो गई साउथ वेस्ट विंड की, ठीक है? तो इसकी वजह से हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। वही दूसरा बोला, यह मानसूनी पवनों को अवरोध करके उन्हें उपमहाद्वीप में वर्षा करने हेतु बाध्य करती हैं। देखिए, ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। फिर वही तीसरा बोला है, यह विभिन्न वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करती है जो मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती हैं। देखिए, विभिन्न वायुदाब जो होते हैं ना, उसका जो क्या कहते हैं कनेक्शन है, वो किसी जियोग्राफिकल चीज़ों से नहीं है, यानी कि चाहे वो पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, इन सब से नहीं है। मेनली उसका जो फ़र्क पड़ता है, जैसे हमने आईटीसीज़ेड की बात की थी, वो जो सन रेज़ेज़ आ रही हैं, उसके हिसाब, जैसे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर ज़ोन बन जाता है। तो जो वायु दाब है, ये मेनली
बहुत सारी चीज़ों पे मतलब इसका असर पड़ता है, ज्योग्राफी पे पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मेनली जो है ये जो सूरज की किरणें हैं उन पे डिपेंड होती है। तो ये जो बोल रहा है कि इसकी वजह से ऐसा चेंज हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा ए 1 एंड 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बोल रहा है कि सौर प्रणाली के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, इसमें से हमें सही निकालना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सभी ग्रहों को एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून, हमारे पास एक एक तो लाखों करोड़ों सैटेलाइट है इंडिया के पास, ठीक है। इंडिया नहीं, हमारे इंडिया के पास तो है ही, हमारी इसरो की देन है। लेकिन साथ ही साथ अगर अर्थ पे देखें तो मैन मेड सैटेलाइट यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं, बट नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास सिर्फ एक है जो हमको नेचर ने दिया है, वो हमारा मून है, ठीक है। तो ये बोल रहा है सभी ग्रहों के पास एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो पढ़ते ही रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ हमारे पास जैसे कि जो इनर प्लैनेट हो गए, जैसे कि मरकरी हो गया, वीनस हो गया, इनके पास कोई भी मून नहीं है, ये बेचारे बिना मून के रह रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारे सैटेलाइट्स हो गए, जैसे अब जितना दूर जाते जाएंगे, अर्थ हो गया, अर्थ के पास एक है, फिर मार्स के पास जाएंगे, मार्स के पास दो हैं, फिर आगे जाएंगे आप जुपिटर के पास, तो जुपिटर के पास 67 है, सैटर्न के पास 62 है, यूरेनस के पास 27 है, और यूरेनस के पास हो गया 27। तो ये टोटल अगर आप देखें तो सबके पास अच्छे खासे सैटेलाइट हैं, किसी के पास कमी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, बस मरकरी वीनस को थोड़ी सी दिक्कत है। अब दूसरे पे आएंगे, जो बोल रहा है सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपनी धुरी पे घूर्णन करते हैं। पश्चिम से पूर्व जो अपने एक्सिस पे जो रोटेट करते हैं, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए हमारा जो वीनस है और यूरेनस है, वीनस यूरेनस ये दोनों पश्चिम से पूर्व, मतलब कि सिर्फ ये ओनली प्लैनेट है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है काम करते हैं, ठीक है। और बाकी सारे जो है अपने ये जो नॉर्मल जो धुरी है, जिस तरह से हमारा अर्थ घूमता है उसी तरह से बाकी सारे भी प्लैनेट्स घूमते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन कौन है? वीनस और यूरेनस, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इस हिसाब से हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर तीसरा बोल रहा है शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर एक वलय प्रणाली है। वलय प्रणाली यानी कि जो रिंग है, आप जानते हैं जो हमारा सैटर्न है उसके चारों ओर ऐसे एक रिंग है, ठीक है। ये बोल रहा है कि सिर्फ इकलौता ऐसा है। देखिए ऐसा इकलौता नहीं है, बल्कि यदि हम देखा जाए जो बाकी तीन जायंट है, जो कि जुपिटर हो गई, यूरेनस हो गई, तो इनके पास भी ये रिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन सैटर्न की तरह बहुत विजिबल नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। तो ये तीसरा भी रॉन्ग हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, सब गलत बताया है इसमें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में पलाया पद से संबंधित है। पलाया क्या चीज होती है? तो अगर ये जो पलाया है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानों के गर्भ में बनी उथली झील, ठीक है। ये जो हमारा डेजर्टेड रीजन होता है वहां पे शैलो लेक, जो कि उनके डिप्रेशन में, देखिए क्या होता है जो डेजर्ट होता है, कभी 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 मान लीजिए बारिश हो गई वहां पे, तो वहां का जो डिप्रेशन वाला, मतलब जो ढलान वाला क्षेत्र होगा, मान लीजिए जैसे कुछ बाकी रीजन ऊंचा है, वहां पे अगर नीचे तो कहीं से ही पानी होगा तो वो आके उसमें इकट्ठा होता जाएगा और इकट्ठा होगा। लेकिन वो डेजर्टेड रीजन है, वहां पे धूप बहुत ज्यादा होती है, बारिश बहुत कम होती है, तो ये पानी आने के बाद सूख जाया करेगा। जब सूख जाएगा तो ऑलरेडी आप डेजर्ट में आप जानते हैं कि सैलिनिटी बहुत ज्यादा होता है, नमक की मात्रा, नमक नहीं यानी कि जितने भी ये जो क्या कहते हैं सैलिनिटी, ये काफी ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से इस रीजन में जो है सैलिनिटी बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ, ठीक है। और ये जो रीजन है एक पलाया की तरह जो है फॉर्म हो जाएगा कुछ समय में। सैलिनिटी माने कि क्षारीय प्रवृत्ति का ये जो फ्लैट होगा। तो ये बात हो गई पलाया की। ये कहाँ पे पाया जाता है? ज्यादातर डेजर्टेड रीजन में होता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही था, ये इसी की बात कर रही थी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, जो कि लुम्बरिंग इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं। लुम्बरिंग यानी कि लंबरिंग, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये लकड़ी की कटाई से रिलेटेड होता है।
तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हमें सही बताना है। तो पहला यदि इसको देखें, लुम्बरिंग को वनों में आर्थिक महत्व के वृक्षों की कटाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल सही बात। पहला स्टेटमेंट बोला है कि ग्रीष्म ऋतु लकड़ी की कटाई संबंधी गतिविधियों हेतु अनुकूल मौसम है। अच्छा, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। बल्कि देखिए, ये जो लुम्बरिंग इंडस्ट्री है, आप जानते होंगे, हमारा जो कनाडा है वो काफी फेमस है लुम्बरिंग इंडस्ट्री के लिए। और लुम्बरिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, देखिए जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, अगर हम इक्वेटर के आसपास वाले ट्रॉपिकल वाला जो रीजन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है, बारिश बहुत होती है, धूप बहुत मिलती है। तो इसकी वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है, यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे जो उगते हैं, उनकी जो लकड़ी होती है वो काफी हार्ड होती है, काफी भारी होती है, तो उसे हार्ड वुड कहते हैं। तो हार्ड वुड का आप जानते हैं कि आपके घर में जो अलमारी होगी, आपके घर में जो टेबल होगी, चेयर होगी, वो हार्ड वुड की नहीं बनी होती हैं, वो मेनली बनी होती हैं लाइट वुड की, जो कि हल्की होती है और मजबूत होती हैं, ऐसी लकड़ियों की बनी होती हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा इस तरह के जो पेड़ हैं उनकी बहुतायत नहीं होती है, जिसकी वजह से ये रीजन जो है लुम्बरिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। बल्कि यदि हम ऊपर के साइड जाते जाएं टेम्परेट रीजन में, तो यहाँ पर लुम्बरिंग इंडस्ट्री आइडियल होती है। पहली तो मेन चीज है विंटर, विंटर के टाइम पे लकड़ी की कटाई हो गई, ठीक है। एक तो लाइट वुड है, कोनीफेरस, ठीक है, जो प्लांट पाए जाते हैं ऊपर के साइड में, उनकी लकड़ी काफी सॉफ्ट होती है और काफी वो होती है, ये हार्ड वुड हो गया, वो सॉफ्ट वुड हो गया, उसको कहते हैं। तो उसकी वजह से इन सब रीजन में जब ठंड आती है, जब बर्फ होती जाता है, तो वहां पे इन्होंने काट के उसको रख दिया। और बर्फ जो एक तरह से काम करती है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह करना है, तो उस पे जो है बर्फ एक तरह से समझ लीजिए एक ऐसा काम करती है कि लकड़ियों को ऐसे डाला तो वो ढलान की तरह ऐसे चलती चली गई, तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में काफी फायदा होता है इससे। और जब वहां पे गर्मियां आती हैं, तो जो रिवर चैनल आप जान रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ रहता है, तो फिर बर्फ जब गर्मी आएगी पिघलेगी, तो वहां पे नदियों के चैनल वो सब बन जाते हैं। तो उसकी वजह से इनको अगर मूवमेंट कराना है, तो ये जो लकड़ी है ये तो पानी में तैरेगी, और जब ये पानी में तैरेगी तो आराम से इसको कहीं से एक जगह से दूसरे जगह पे रिवर के थ्रू मूवमेंट कराया जा सकता है। कि आपके मान लीजिए इंडस्ट्री वही नदी के किनारे थोड़ा आगे जाके यहाँ पे अगर सिचुएटेड है, तो आप वहां से पानी के चैनल के थ्रू लेते हैं, नॉर्मली आपको ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगा, और यहाँ पे आके लुम्बरिंग इंडस्ट्री आराम से चल रही है। ठीक है, तो ये बात होगी लुम्बरिंग इंडस्ट्री की। पहला तो स्टेटमेंट जो इसका बोल रहा है ये गलत है, ये ग्रीष्म ऋतु में नहीं बल्कि जो है विंटर में किया जाता है, शीत ऋतु में। और दूसरा बोल रहा है उष्ण कटिबंधीय काठ का भारीपन उष्ण कटिबंधों में लकड़ी की कटाई हेतु अवरोध का कारण है, ये मैंने आपको अभी बताया। और तीसरा साइबेरियाई क्षेत्र में लकड़ी की कटाई विकसित उद्योग है। साइबेरिया मैंने बताया ऊपर के साइड हमारा, यदि एशिया में आते हैं, जो हमारा नॉर्थ वाला रीजन है वो साइबेरियन रीजन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मरुस्थल है कुछ, और हमें बताना है वो किन देशों में है। ठीक, पहला बोल रहा है पेंटागोनिया मरुस्थल, सऊदी अरब। एकदम कितना ज्यादा गलत कोई हो सकता है। पेंटागोनिया जो है ये डेजर्ट है, ये फेमस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट। आई मीन अर्जेंटीना की बात करें तो ये अर्जेंटीना का लार्जेस्ट डेजर्ट है। ये आता है एंडीज माउंटेन। एंडीज आप जानते हैं, यदि आप साउथ अमेरिका को देखें तो यहाँ पे जो एक पर्वत की जो श्रृंखला है उसे एंडीज कहते हैं, तो वहीं पे ये सिचुएटेड है, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा, और इसमें देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट हमें रॉन्ग होते ही हमें आंसर मिल जाएगा सी। लेकिन हम दूसरा भी देखते हैं, मोहावे डेजर्ट, मुजावे है या इसको मोहावे भी बोलते हैं, ये यूएसए में होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हमारा अगर नॉर्थ अमेरिका को देखा जाए, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट में, तो कैलिफोर्निया वाला जो रीजन है, नेवाडा, तो उस रीजन में ये
डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट जो है मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो यदि अगर यूएसए के और भी डेजर्ट देखें तो जैसे सोनोरन है, एक ग्रेट बेसिन हो गया, तो ये सब जो है कहाँ पे है, यूएसए के डेजर्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। वही तीसरा देखें जो गिब्सन की बात कर रहा है, गिब्सन डेजर्ट है, ये टर्की में नहीं, ये बल्कि ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट। ठीक है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो इसको मिडल से काटती है। ठीक है, ये जो हमारा डेजर्ट है। और आप यदि जानते भी होंगे ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट और ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये सारे जो ग्रेट ग्रेट हैं ये कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन मानसून विच्छेद परिघटना का सही वर्णन करता है। ठीक है, तो मानसून विच्छेद यानी कि ब्रेक इन द मानसून। पहला स्टेटमेंट बोला है किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी वाली स्थिति जब औसत वर्षीय वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षों के 75% से कम हो। दूसरा, दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान जब कुछ दिनों तक वर्षा होने के पश्चात एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा ना हो। अच्छा, ये तो सही लग रहा है कुछ कुछ। फिर तीसरा देखेंगे अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा में मानसूनी पवनों का द्विभाजन। फिर तीसरा प्रचंड गर्जन और बिजली की चमक के साथ आर्द्रता युक्त पवनों का अचानक चलना। ठीक, देखिए ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये बात कर रहा है इसकी ब्रेक इन द मानसून। क्या होता है जब ये जो साउथ वेस्ट मानसून जब हमारा, पहले तो आप देखेंगे जो इंडिया है हमारा साउथ वेस्ट मानसून इधर से आता है, केरला में सबसे पहले बारिश होती है। ठीक है, ये जो मानसून है जब आता है ये मेनली अपनी अगर जो टाइमिंग है इसके आने की उससे एक आध वीक जो है लेट हो गया। ठीक है, और मतलब एक वीक या उससे ज्यादा का समय जो है इसका अगर लेट हो गया, नहीं आया जो इसकी टाइमिंग है, तो उसको हम लोग ये आईएमडी जो है डिक्लेयर कर देती कि अभी ब्रेक इन द मानसून हो गया है। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी इसका आंसर बी है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये कुछ ओशन करंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमें बताना है इसमें से कौन सी वार्म यानी कि गर्म ओशन करंट है। तो पहले हमको जानना जरूरी है ओशन करंट्स। तो ये मैप मैंने इंक्लूड किया है। देखिए ये जो ब्लू से हैं ये सारी वार्म करंट है, सॉरी ये कोल्ड करंट है, और जो रेड से हैं ये वार्म करंट है यानी कि गर्म धारा है और ठंडी धारा है। तो आप जब भी देखिए जो जितनी भी ठंडी धाराएं होती हैं ये मेनली ऊपर से आ रही होंगी या फिर नीचे से आ रही होंगी, दोनों पोल्स के साइड से आ रही होंगी। और जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके यदि वेस्टर्न साइड में देखा जाए, साउथ रीजन में, ये देखिए चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, दोनों में वेस्टर्न साइड में ज्यादातर ये जो हमारी कोल्ड करंट है ये मिलती हैं, और ईस्ट साइड पे जो है वो वार्म करंट मिलती है। और यही एक रीजन है जहां पर कोल्ड करंट बहती है वहां पर जितने भी बड़े बड़े जो डेजर्ट होते हैं वो मिलते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बात की एंडीज की बात की। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे जो है ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट है उसकी बात की थी। ठीक है, अफ्रीका में जो है ये जैसे यहाँ पे आप देखिए कैनेडी है, तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट जो है ज्यादातर ये कोल्ड करंट की वजह से। तो ये कुछ मैं बस आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो हमें इसमें बस बताना है कि वार्म करंट कौन कौन सी हैं। तो पहली उसमें थी कनरी और मोजाम्बिक और उत्तर विश्वतीय रेखा। तो कैनरी करंट देखें तो ये तो कोल्ड करंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात हुई कैनरी करंट कोल्ड करंट है। फिर यदि मोजाम्बिक देखें, ये ब्लू देखिए, ये जो है ना मैप, ये आप इसका रट्टा मार लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के। और यूपी पीसीएस में देखें तो आप समझ लीजिए इस मैप से आपका एक क्वेश्चन आउट है कि इस मैप से कुछ पूछ लेगा कि वार्म करंट ओशन कौन सी वार्म है कौन सी कोल्ड करंट है। इस टाइप के क्वेश्चन इजीली उसमें आते हैं और आपका
जो है इस मैप से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इन ओशन करंट्स की। तो मोजाम्बिक वार्म करंट हो गए और साथ ही यदि उत्तर विषुवतीय रेखा देखी जाए तो ये भी हमारी जो है वार्म करंट हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3। ठीक है, डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागर में उत्पन्न होने वाले प्रचंड तूफान है। बिल्कुल सही बात। इस संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। ठीक, ये कुछ कंडीशन दी हुई हैं जो हमें बतानी है कि क्या जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनसे रिलेटेड है। पहला बोल रहा है कि समुद्र का सतह का 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना। बिल्कुल सही बात है। यदि आप चाहते हैं कहीं पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आए तो उसका टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए, कम से कम 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो साइक्लोन है हमारा वो फीड करता है इसी पे, उसको जो पानी मिलता है, जो पावर मिलती है वो इसी टेम्परेचर से मिलती है। तो जो टेम्परेचर जो है 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिर वही दूसरा स्टेटमेंट देखिए जो बोला कोरियोलिस फोर्स की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है ये बहुत ही मैंडेटरी रहता है कि जो हमारा जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उनके मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी कंडीशन है। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो हमारा जो साइक्लोन है वो भी नहीं बनेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। फिर तीसरा बोल रहा है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति का उच्च अंतर, हाई वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। देखिए ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ज्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए होता है वर्टिकल जो विंड स्पीड है उसमें। तो तीसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, 38 का आंसर बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कुछ स्टेटमेंट दिए उन पे हमें फिर से विचार करना है। तो उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी कि ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्षेत्र उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पूरे वर्ष के दौरान आरोही वायु, अधिकतम बादलों और भारी वर्षा का क्षेत्र है। ठीक है, देखिए ये जो ITCZ है, पहला ये बोल रहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न ईस्टर्ली विंड है, आपको मैं ये मैप बनाती हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ITCZ है, हमारा इक्वेटर पे सनरेज पड़ी तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। तो लो प्रेशर जोन यहाँ पे है तो इसके ऊपर कहीं हाई प्रेशर जहाँ जोन होगा वहां से जो विंड्स हैं वो आएंगी कहाँ पे, लो प्रेशर के साइड। लेकिन आप जानते हैं हमारी अर्थ पे एक कोरियोलिसिस फोर्स जिसके अभी हम बात कर रहे थे, तो वो क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि अर्थ हमारी अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। ठीक है, और उस घूमने की वजह से कोरियोलिस फोर्स जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें प्रभावी होता है। तो जिसकी वजह से अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो ऊपर से नीचे जो विंड आ रही होती हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, राइट एंगल के साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वही नीचे से यहाँ ऊपर जो आ रही होंगी वो अपने लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम होता है। इतना नॉर्थ में जितनी भी होंगी ये हमेशा वेस्ट के साइड जो है ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे ऊपर से आ रही है और यही ऊपर जो जा रही होंगी वो ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी। तो ये बात हो गई ITCZ की। तो जैसे पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है इसका बिल्कुल सही है कि जो मीटिंग पॉइंट उनकी होती है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ईस्टर्ली विंड होता है। ठीक, और देखिए नॉर्थ ईस्ट विंड इसने बोला ना, तो इसका मतलब ये अब जो रीजन है जहां से उत्पन्न हो रही है ना ये जो विंड्स, वो उनका जो है नेम होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो इधर से जो आ रही होंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन से आ रही होंगी तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड हो गया। और नीचे ये देखेंगे तो
इसका भी सेम ईस्ट से आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है? साउथ से आ रही है, तो ये साउथ ईस्टर्ली विंड हो गया। और ये सारी ईस्टर्ली विंड्स होती हैं जो इक्वेटर के ये पास वाली होती है। वही ऊपर की जाएंगे तो ये वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वेस्ट से आ रही हैं ईस्ट की ओर। ठीक, तो ये चीज क्लियर होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि ITCZ जो है इज एन एरिया ऑफ राइजिंग एयर, मैक्सिमम क्लाउड एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल सही बात है। लो प्रेशर जोन है तो वहां पे लो प्रेशर जहां पे होगी वहां पे जो है एयर राइज करती है और वो एयर ऊपर जाके कंडेंस हो जाती है, बादल बना देती है और फिर वही है बारिश करते हैं। तो एयर राइज करती है, बहुत ज्यादा क्लाउड होंगे तो वहां पे बारिश होगी। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट, तीनों चीजें बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है, यह नदी महू के निकट एक स्थान से निकलकर महू से निकलकर राजस्थान से होकर प्रवाहित होती है और यमुना में मिलती है। यह नदी ऊबड़ खाबड़ भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध है। तो आप जानते हैं वन एंड ओनली हमारी चंबल घाटी की बात हो रही है, जो महू से ओरिजिनेट होती है, जो कि मालवा प्लेट्यू पे सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। और ये राजस्थान से में फ्लो होती है और यमुना को ज्वाइन करती है। मेनली फेमस है रफ टेरेन के लिए, ये जो ऊबड़ खाबड़ एरिया है उसके लिए ये फेमस है। और इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें, ठीक है, तो हो गई बानस, हो गई काली सिंध, हो गई और पार्वती। ठीक है, बानस जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है और ये भी राजस्थान में ही फ्लो होती है बानस। ठीक, तो बानस काफी फेमस है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। ये जो है ये अरावली माउंटेन में ओरिजिनेट होती है। ठीक, बानस रिवर, और ये भी वही राजस्थान में फ्लो होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, किसकी बात हो रही थी? चंबल रिवर की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो बोल रहा है, नीलगिरी में बराबर मलबा अवधाव और भूस्खलन क्यों होता है? ठीक, देखिए नीलगिरी में ऐसा क्यों होता है? आप नीलगिरी कहाँ पे है? आप जानते हैं साउथ में है। ठीक है, ऐसे मिडिल में तमिलनाडु और जो केरला वाला रीजन है वहां पे नीलगिरी जो है। तो पहला स्टेटमेंट, यह विवर्तन रूप से सक्रिय है। विवर्तन यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो देखिए आप जानते हैं कि जो हमारा नीचे वाला रीजन है, जो पेनिनसुलर है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए फेमस नहीं है, बल्कि अगर नॉर्थ की बात करें, जो हिमालयन वाला रीजन है, उसके आसपास वाला रीजन है, इधर गुजरात वाला रीजन हो गया, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए फेमस है। क्यों? वहां पे प्लेट्स का मिलना जुलना हो रहा है, तो जहां पे प्लेट्स मिलती हैं वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। और नीचे तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी इंडियन प्लेट ऑलरेडी ये जो है अलग से है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। टेक्टोनिक एक्टिविटी जैसा कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो अब देखिए इसमें से हमको एक भी पता चल गया सही है, तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए यूपीएससी भी ऐसे ही होता है, आपको जानकारी से ज्यादा, आपको ऑप्शन पता होने से ज्यादा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड गौरव सर बोलते होंगे। तो ये बात हो गई। ढलान तीव्र है, ठीक है, ढलान तो हाँ तीव्र है, यहाँ पे स्लोप जो है काफी स्टीप होता है यहाँ का। तो दूसरी बात तो बिल्कुल सही है, दूसरी बात सही होगी तो इसका मतलब चौथी बात भी सही होगी। तीसरा बोला, नीलगिरी मुख्यतः अवसादी और अर्ध संगठित निक्षेपों से बना है। देखिए ये जो नीलगिरी है ये मेनली हार्ड रॉक से बना है। ठीक है, ना कि ये जो सेडिमेंट्री की बात कर रहे हैं उनसे नहीं, ये हार्ड रॉक का बना हुआ है। ठीक, और तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और चट्टानों का यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? आप जानते हैं मेन रीजन तो मानसून ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है। नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून तो हो ही गया, साथ ही साथ जब नॉर्थ ईस्ट आता है तो उसकी वजह से भी बारिश होती है।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला बोल रहा है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम है। ठीक है। क्षोभ सीमा की शीर्ष पर तापमान अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। देखिए, ये जो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर की यदि हम ऊंचाई देखें अर्थ पर, तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर काफी ज्यादा उसकी ऊंचाई है, बल्कि यदि हम पोल पे जाएं तो काफी कम है। तो इसका मेन रीजन है, देखिए, जो ट्रोपोस्फेयर है इसका मेन रीजन है हमारी जो सन रेज है। ठीक है, अब इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। यहाँ पे बस हम याद रखेंगे करीब 16 किलोमीटर के अराउंड होता है एवरेज इसकी जो हाइट है, और यहाँ पे 6 किलोमीटर, 6 से 8 किलोमीटर के अराउंड होती है पोल्स पे। ठीक। और यदि हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर चलते चले जाएं तो जो तापमान होता है इसका करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है गिरता रहता है, मतलब कि डिक्रीज होता है। अब जैसे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और इस हिसाब से इसकी रेट है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्षोभ मंडल की। वही दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है क्षोभ सीमा के शीर्ष पर तापमान विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है। यदि टेम्परेचर देखा जाए ट्रोपोस्फेयर में इक्वेटर के अराउंड ये होता है -70 डिग्री सेल्सियस, और वही यदि इस पे देखा जाए तो ये -70 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। क्यों होता है आपको मैंने बताया अभी कि जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर है कम होता जाएगा। जब इसकी ऊंचाई ज्यादा है तो उसका गारंटी है कि इतना ऊपर जब 16 किलोमीटर तक जाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा। ठीक है, लेकिन वही 6 ही किलोमीटर जाना है तो टेम्परेचर इतना कम नहीं होगा। तो ये रीजन है इसका। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शीत कटिबंध में वर्ष पर्याप्त सूर्य की अधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। शीत कटिबंध में दिन और रात की अवधि 6 माह की होती है। ठीक है, देखिए ये किसकी बात कर रहा है? शीत कटिबंध, एक सेकेंड, विंटर जोन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? जैसे जो हमारा पोलर रीजन होता है उनकी बात कर रहा है। तो पोलर पे आप जानते हैं क्या होता है, हमारी जो अर्थ है थोड़ी सी टिल्ट है, इसकी वजह से हमारी जो सूर्य की किरणें हैं तो कुछ 6 महीने तक यहाँ पे दिन रहेगा और 6 महीने तक रात रहेगा। ठीक, और ये वर्ष पर्याप्त सूर्य की अधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात। जब हमारा ये जो सूरज है मेनली इक्वेटर के साइड ऐसे पड़ता है तो यहाँ पे ज्यादातर तिरछी ही किरणें पड़ती हैं, डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती। डायरेक्ट रेज पड़ती तो कब का ये पोलर जो है पिघल चुका होता और हमारा बहुत सारी चीजें डूब गई होती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अपने 44th क्वेश्चन पे आते हैं, जो गंगा नदी प्रणाली के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट, अलकनंदा और भागीरथी जो है ये दोनों शीर्ष धारा हैं। बिल्कुल सही बात। जो गंगा रिवर सिस्टम है इसकी जो शीर्ष धारा अलकनंदा और भागीरथी हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका बिल्कुल सही है। वही दूसरा स्टेटमेंट देखें जो बोल रहा है देव प्रयाग में गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। देव प्रयाग में गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। तो देखिए देव प्रयाग में नहीं करती है, बल्कि जब ये हरिद्वार में आती है तब ये प्लेन्स में एंटर हो जाती है। और अगर देव प्रयाग और हरिद्वार के बीच का डिस्टेंस देखें तो 100 किलोमीटर के अराउंड है। तो यहाँ पे नहीं, फिर जब ये धीरे धीरे यहाँ पे आती है तो ये प्लेन रीजन आ जाता है हरिद्वार। आप गए होंगे हरिद्वार। तो ये बात हो गई इसकी। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। और वही तीसरा स्टेटमेंट देखें जो बोल रहा है यमुना गंगा सोन इसकी दाहिनी तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए ये थोड़ा गड़बड़ा गया। गंडक जो है ये इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और यमुना और सोन की बात करें तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसका तीसरा भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सुनामी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सुनामी
पहला स्टेटमेंट, सुनामी महासागरीय प्लेटों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के कारण आती है। बिल्कुल सही बात है। सुनामी लहर की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। ठीक है। तीसरा, सुनामी लहर का प्रभाव तट की तुलना में मध्य महासागर में कम होता है। हाँ, देखिए, ये जो सुनामी है आप जानते हैं क्या होता है, जो हमारा ओशन है, ओशन में एकदम से कुछ चेंज आ जाए, और वो चेंज किसकी वजह से आता है? मेनली अर्थक्वेक्स की वजह से आता है। और अर्थक्वेक किसकी वजह से आते हैं? टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से आते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी किसकी वजह से होती है? प्लेट्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती है। तो ये जो प्लेट का डिस्प्लेसमेंट जब होगा, मान लीजिए एकदम से प्लेट है अपनी जगह से हट गई, ऊपर नीचे कुछ चेंज हो गया प्लेट्स में, तो इसकी वजह से जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी चेंज हो जाती है, मतलब कि डिस्प्लेस हो जाता है वाटर बहुत ही हाई। अब जान कितना बड़ा हमारा ओशन है, मान लीजिए, और प्लेट्स कितनी बड़ी बड़ी होती है। थोड़ी सी भी प्लेट अगर यहाँ पे अगर थी, थोड़ा सा अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, वो नीचे चली गई, तो इसकी वजह से कितना ज्यादा जो ये पानी होगा वो उन सब में चेंज एकदम से नीचे आएगा। तो एकदम से तो आ नहीं सकता, बिकॉज ये पूरा ओशन है, एक स्पॉन्ज की तरह काम कर रहा है। तो वो धीरे धीरे उसमें जो है रिपल इफेक्ट, यानी कि उसमें जो आप देखें जो लेयर है वो ऐसे ऐसे बनता जाएगा। और यदि आप सुनामी का आप जानते होंगे कि यदि आप सुनामी आने वाला है, तो कोस्ट की बजाय, जो हमारा तट है उसकी बजाय अगर पानी के अंदर चले जाएंगे तो उसका प्रभाव कम होता है, पता नहीं चलता, क्योंकि ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि इतना बड़ा जो वो है, इसकी जो एक वेव होती है वो अंदर आपको नहीं पता चलेगी। लेकिन वही जब आप तट के साइड आएगी तो एकदम से उसको जो है पानी की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे मिट वो आ गया, जैसे कि आपका तट आ गया, तो इसकी वजह से इसकी जो वेव की जो वो है हाइट है, ये बढ़ जाती है, और ये तट के लिए बहुत ही ज्यादा भयावह होता है। आप जानते हैं सुनामी। तो पहला तो स्टेटमेंट जो है इसका बिल्कुल सही है। वही दूसरा भी देखें तो ये भी सही है, जो भी हमने डिस्कस किया। फिर तीसरा बोल रहे हैं, सुनामी लहर का प्रभाव तट की तुलना में मध्य सागर में कम होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया, क्यों कम होता है ये भी बताया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका आंसर ए हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी गतिविधियों से संबंधित है? ठीक है, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनिज्म से कौन कौन सी चीजें संबंधित है? तो देखिए, वॉल्केनिक एक्टिविटी, पहले तो चीज आपको ध्यान देनी है, आपको एक ट्रिक बतानी हूँ। जहां पे ओशन प्लेट होगी ना, वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी पक्का होगी। ठीक है, चाहे वो ओशन ओशन हो, चाहे वो ओशन कॉन्टिनेंट हो। ठीक है, अब ओशन ओशन में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होंगी, ओशन कॉन्टिनेंट में भी कन्वर्जेंट हो सकती हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट होंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्टिनेंट जो होती हैं प्लेट, वो काफी मोटी होती हैं, और इतनी मोटी होती हैं तो नीचे का जो वो है मैग्मा है, ठीक है, तो ज्वालामुखी वो ऊपर आ ही नहीं सकता, उसको पार ही नहीं कर सकता वो इतने मोटे होने के की वजह से। बल्कि ओशनिक प्लेट को देखा जाए तो वो कॉन्टिनेंट प्लेट की तुलना में बहुत पतली होती हैं, तो नीचे का जो लावा है वो आसानी से उसको चीर कर ऊपर आ जाता है। ठीक, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो इसका आंसर हो गया बी, 1, 3 एंड 4। ठीक, महाद्वीप महाद्वीप अभिसारी सीमा, रॉन्ग। फिर 48 की बात करें, ये बोल रहा है, लंबी जड़ों वाली लंबी और मोटी घास, छोटे एवं पर्णपाती वृक्षों और वर्षा ऋतु में नए पत्ते एवं फूल आना। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? देखिए, रटने वाला क्वेश्चन है, आपको सीजन वाला अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो ये बात हो रही है सवाना की। आप जानते हैं जो सवाना रीजन है हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। मतलब क्लाइमेट तो वैसे कई कई जगह पे भी है, लेकिन मेनली वो सवाना जो है रिलेटेड है वहीं से। तो यहाँ के जो पेड़ हैं काफी छोटे, और जो घास है वो काफी बड़ी बड़ी होती है। ठीक, तो ये किसकी बात हो गई? ए, सवाना तुल्य की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, हाँ, जो कि शील्ड ज्वालामुखी से रिलेटेड है। शील्ड ज्वालामुखी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हमें बताने हैं। तो पहला बोल रहा है, इसका निर्माण कम चिपचिपे बेसाल्टिक मैग्मा के
गैर विस्फोटक उद्गारों में से होता है। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है कि ये जो शील्ड वोल्केनो है ये फॉर्म होते हैं नॉन एक्सप्लोजिव इरप्शन से और लेस विस्कोसिटी, ठीक है, लेस विस्कस मैग्मा से होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो बसाल्टिक मैग्मा होता है उसकी विस्कोसिटी थोड़ी यदि लो है तो शील्ड वोल्केनो, और शील्ड वोल्केनो में क्या होगा कि जो वोल्केनो हम देखते हैं ऐसा ये रहता है, यहाँ पर से मैग्मा निकलता रहता है। शील्ड में क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी लेस है तो इसकी वजह से ये एक कोन शेप में नहीं बन पाएगा, बल्कि जैसे ये निकलेगा तो पूरा फैल जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उसकी विस्कोसिटी अगर कम है किसी की भी तो वो फैल जाएगा, ना कि वो कोन बना पाएगा। तो ये बात होगी इसकी। अब वही दूसरा बोल रहा है ज्वालामुखी कैल्डेरा शील्ड ज्वालामुखी की ही विशेषता है, बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरा बोला है हवाई द्वीप का निर्माण, जो हमारा हवाईयन आइलैंड है, आप जानते हैं पैसिफिक ओशन में, तो इनका इसी के थ्रू शील्ड वोल्केनो के थ्रू ही ये बने हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आप जानते हैं हवाईयन आइलैंड में एक माउना लाओ एग्जाम्पल है शील्ड वोल्केनो का, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए वो अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है लेटराइट मृदा की। तो कुछ उसकी विशेषता है, तो ये भी आपने लेटराइट अगर पढ़ा होगा तो ये इजीली आपसे हो जाएगा। तो पहला बोला ये सामान्यतः गर्म और आर्द्र जलवायु की स्थिति में बनती है, बिल्कुल सही बात है, गर्म और आर्द्र। तीसरा बोला है कंकरीली पर्पटी लेटराइट मृदाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि कंक्रीट क्रस्ट इसका मेन फीचर है, ये भी सही बात है। तीसरा बोल रहा है ऐसी मृदा सिलिका से भरपूर होती है, ये गलत बात बोल दी है इसने, ये सिलिका से भरपूर नहीं होती है, बल्कि इसमें सिलिका की कमी होती है, ठीक है, क्योंकि लीचिंग हो जाती है। आप देख रहे हैं जहाँ पे आर्द्र ज्यादा होगा, यानी कि वहां पे जो है क्या कहते हैं आपका वाटरिंग ज्यादा हो रही है, रेन ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से उसमें उसकी जो अपर लेयर है वो लीच हो जाती है और सिलिका उसमें से चला जाता है, ठीक। तो पहले तीसरा स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ए। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।